हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अपना फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज का, जो कि आपका बेसिक साइंस या फिर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पार्ट है आपके लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट के एग्जाम के लिए, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के जो इससे पहले के 4 पार्ट्स हैं उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। आपको अगर वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो वहां से जाकर आप उसको प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और जो फर्दर वीडियोस आएंगी वो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लैब अटेंडेंट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो जो भी अपडेट्स आते रहेंगे और मैं जो भी मतलब आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9 की केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अब जो है हम क्लास 10th की केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम क्लास 10th की केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद जो हम फिजिक्स वाला सेक्शन करेंगे और फिर बायोलॉजी वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, और बाकी जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा और साथ ही जो लैब प्रैक्टिकल वर्क वाली जो नॉलेज होती है उसकी वीडियोस भी जल्दी ही आने वाली हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जरूर बने रहें। तो ये जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसा ये होता है कि जो भी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है। ठीक है, जिसमें हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये ऑप्शंस में से पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहला वाला है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। तो क्विक लाइम जो होता है आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाओगे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली आपका चूना होता है। तो आपने कभी देखा होगा घर पे जब व्हाइट वॉश वगैरह होता है तो तब क्या होता है, जो चूना होता है उसमें जब पानी मिलाया जाता है तो वो काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप उस रिएक्शन को आपने कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, तो क्विक लाइम वही होता है, और जब वाटर उसमें मिला देते हैं और उसके बाद क्या बनता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है स्लेट लाइम। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लेट लाइम क्या होता है, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि लाइम वाटर क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने बोली है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड का मतलब यह है कि जब आप क्या कर रहे हो, एसिड को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HCl है या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेके जब आप उसमें वाटर क्या बोलते हैं, जब वाटर लोगे और वाटर में जो है वाटर क्या करोगे आप, एसिड में ऐड जब करोगे तो उसमें से क्या होती है, हीट लिबरेट होती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, बाकी इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं है एक्सोथर्मिक, बल्कि क्या है, एंडोथर्मिक है, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में भी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब्स टू द स्टूडेंट्स, one containing water and the other containing sodium hydroxide. She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for the identification? ठीक है, ये बेसिकली लिटमस टेस्ट वाले पर बेस्ड है ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, एसिड और बेस हम लोग कैसे करते हैं, या तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर या फिर रेड लिटमस पेपर हो तो उससे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड लिटमस। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा रेड लिटमस पेपर भी आता है, तो जब आप रेड लिटमस पेपर को वाटर में डालोगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको बेस में डालोगे, यानी कि जो NaOH है, NaOH क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। तो रेड लिटमस जब हम बेस में डालते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, और अगर इसी का एक और उल्टा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में वाटर है और दूसरे में क्या है, HCl है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर H2SO4 है, कोई भी एसिड है, तो आप कैसे बताओगे कि किसमें HCl या फिर H2SO4 है। तो कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, उस केस में जो है ब्लू लिटमस लेंगे या फिर ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, तो वो जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और वाटर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वाटर क्या है, एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से पूछा गया कि फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, यानी कि हम ये बताने की केमिकल चेंज कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो कंबशन होता है, कंबशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है।
ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या फिर बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन जो है, एलपीजी क्या है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्म है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है। तो वो जब ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ तब कंबशन की प्रोसेस होती है और क्या लिबरेट होता है, हीट लिबरेट होती है, CO2 लिबरेट होती है और वाटर लिबरेट होता है। ठीक है, तो कंबशन हमारी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें क्या है फिजिकल चेंज नहीं होगा। बाकी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर यानी कि पानी में आपने नमक को घोला जो है तो वो क्या है फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, मतलब आइस जो है वो पिघल रही है तब क्या है आपकी स्टेट चेंज हो रही है, उस केस में भी क्या है ये फिजिकल चेंज है। और बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो यानी कि जो इवापोरेशन वाला प्रोसेस है वो भी आपका क्या है फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ आर। तो ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, अमोनिया को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बना और वाटर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहले जब अलग थी तो ऑक्सीजन ने किसको डिस्प्लेस करा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा है। तभी नाइट्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन ने उसकी क्या करा जगह ले ली। ठीक है, किसकी, हाइड्रोजन के। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की क्या लेता है, जगह ले लेता है और कोई दूसरा कंपाउंड बना देता है, तो उस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और थर्ड वाला यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन भी यहाँ पर हो रहा है क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो वहां पर क्या हो रही होती है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाएगी। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको समझ सकते हो कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या चीज सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस के केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि बैलेंस जो इक्वेशन होती है उसमें दोनों तरफ एटम के जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाली चीज इसके लिए सही हो जाएगी। उसके बाद सी वाला क्या है, नंबर ऑफ एटम इज मोर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि राइट में ज्यादा है लेफ्ट में कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन सी बता रही है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस करता है दूसरे को, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के में क्या होता है, दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले देखो ACBD है, फिर क्या बना, ADBC बना। तो हुआ क्या कि C की जगह पर D आ गया और D की जगह पर C चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से बताने की कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ओनली। तो सेकंड वाली रिएक्शन आप देख सकते हो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो किसने किसको करा, एक तो जो सल्फेट था वो बेरियम के साथ जाकर लग गया है और जो क्लोराइड था वो आपका सोडियम के साथ जाकर लग गया है। तो ये क्या हो गई, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह थी वो शायद यहाँ पर लोड नहीं हो पाई है। ओके, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली कब होती है, जब हम किसी एसिड और किसी एसिड और किसी बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या कौन सी काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जब हम किसी एसिड को लेंगे और किसी बेस को लेंगे और उन दोनों की जब रिएक्शन आपस में कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलती है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रिएक्टेंट्स आर इन गैसेस स्टेट। ठीक है, तो गैसेस स्टेट में नहीं होंगे क्योंकि अगर आप एसिड बना रहे हो तो वो बेसिकली एक कंपाउंड है, या तो वो लिक्विड की फॉर्म में होगा या फिर सॉलिड की फॉर्म में होगा। ओके, तो क्या क्या चीजें करेक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है। ठीक है, जैसे मान लो आप NaOH को HCl के साथ मिला रहे हो, NaOH क्या आपका बेस है, HCl क्या आपका एसिड है, तो जब आप इनको मिलाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका सॉल्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। फिर रिएक्शन अकर्स बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर थर्ड वाला है रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हर किसी में होता है। तो एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है जिसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, जब हम वाटर को क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, मतलब वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप अलग अलग करोगे तो वो एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो लिबरेट जो होती है उसका मोल रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2:1, क्योंकि आपको वाटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन के एटम उसमें से कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, या 2 मोल एटम बोल सकते हो, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1 मोल एटम होते हैं। तो जब वो अलग अलग होंगे तो एक मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन निकलेगा। और मोल के टर्म्स में बात कर लो तो वही होगा कि 2 मोल हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 मोल ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक। ठीक है, कंबशन में बेसिकली क्या होता है, आपको हीट मिलती है, किसी भी चीज को अगर आप जला रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, हीट लिबरेट होती है वहां से। ठीक है, तो हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। तो एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपका बेरियम सल्फेट है वो आपका पीपीटी की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, और फोर्थ इसमें करेक्ट दे रखा है यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख सकते हो पहले जो क्लोराइड था वो किसके साथ था, बेरियम के साथ था, बाद में वो किसके साथ चला गया, अमोनिया के साथ चला गया। ठीक है, और पहले जो सल्फेट आयन था वो किसके साथ था, अमोनिया के साथ था, और बाद में किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ चला गया। तो ये क्या हो गया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ ही साथ क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें BaSO4 का जो है वो पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो कॉपर वायर को जब हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड बेसिकली वहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो स्टोर कर रहे हो तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर यानी कि एयर को आपने कंप्रेस करा, मतलब प्रेशर इंक्रीज करा, टेम्परेचर कम करा, तो उससे क्या होगा, बेसिकली वो लिक्विफाई हो जाएगी एयर, तो वहां पे भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, तो पेट्रोल को आपने एक चाइना डिश में रख दिया तो उससे भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट अ येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड while performing the activity if lead nitrate is not available which one of the following can be used in place of lead nitrate। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लेड एसीटेट। ओके, तो लेड एसीटेट का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, वो होता है CH3COOPB। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइस PB ये होता है शायद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इसमें बेसिकली ये लिखा है कि एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को जब आप एक्वस लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हो तो एक येलो पीपीटी बनता है लेड आयोडाइड का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लेड आयोडाइड का पीपीटी जो है वो इस वाली रिएक्शन में बनता है जो कि येलो कलर का होता है। ओके, तो ये पूछा गया कि अगर आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं है तो आप किसको यूज कर सकते हो उसमें, तो लेड एसीटेट को कर सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो लिक्विड, लिक्विड गैस, ये सारी चीजें पूछेगी इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें देखो पहले हाइड्रोजन गैस है तो ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी गैस है, तो और उसके बाद क्या मिला है हमें, वाटर मिला है गैस की फॉर्म में। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, और ऊपर में फर्स्ट वाली में देखो तो ऑक्सीजन को इन्होंने लिक्विड लिया है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि लिक्विड लिक्विड से जो है वो गैस फॉर्म हो जाए। ठीक है, फिर दूसरे वाले में भी इन्होंने लिक्विड लिया, तीसरे वाले में जो है इन्होंने गैसेस गैसेस स्टेट लिए दोनों साइड लेफ्ट साइड, लेकिन राइट साइड में इन्होंने लिक्विड फॉर्म कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप गैसियस रिएक्टेंट्स ले रहे हो दोनों ही, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या बनेगा, गैसियस फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसको हम जलाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। ठीक है, बेसिकली मैग्नीशियम रिबन का एक प्रैक्टिकल भी है, तो ये याद रखना कि मैग्नीशियम को हम जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए एयर में। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन इज एन, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बॉडी में जब ब्रेक डाउन होता है वो, तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिंक और लेड जो होते हैं वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
फिर एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस आर डैश इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, तो प्रोड्यूसेस क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डेफिनेशन लिखी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उस केस में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर नेक्स्ट है डैश आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, तो फैट्स एंड ऑयल्स में क्या होता है, जिस भी फूड में क्या होता है, आपके फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कुछ टाइम बाद और वो खराब हो जाता है, यानी कि रेंसिडिटी हो जाती है उसमें, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं ताकि जो रेट है ऑक्सीडेशन का वो कम हो पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन रस्टिंग ऑफ आयरन रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन इज, तो इसको पता है आपको रस्ट कहते हैं, ठीक है, तो रस्ट जो होता है वो किस, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड, ओके, तो ये भी ध्यान रखना कि रस्ट जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। फिर नेक्स्ट है डैश कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी, ठीक है, तो रेंसिडिटी के बारे में अभी डिस्कस करा, जिस भी फूड में क्या होता है, ऑयल या फिर फैट्स होते हैं तो वो क्या होता है, रेंसिड होने लगते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, धूप से बचा के अगर हम उसको फ्रिज में स्टोर करें, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें कम टेम्परेचर पे, तो रेंसिडिटी जो है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड डैश रिएक्शन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो रिडॉक्स की फुल फॉर्म ही होती है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है magnesium is able to displace copper from copper sulfate solution because magnesium is dash reactive than copper, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मोर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मोर, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर पाता है किसको, कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही हमेशा क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है किसी भी रिएक्शन में अगर वो उससे क्या हो, कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो ये हमने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए हैं इसके, ओके, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो भी आप जरूर देख लेना है, ऐसे ही सारे पार्ट्स मैं आपको कराता रहूंगा, और जो लैब प्रैक्टिकल वाली नॉलेज है वो उसकी वीडियोस भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर आपने इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।